नगर पालिका अध्यक्ष का अक्खड़ व्यवहार कहें या फिर सभासदों के साथ राय मशविरे के बिना ही निर्णय लेने की मानसिकता ने नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी छीन ली। पालिका के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाए और अध्यक्ष को चलता कर दिया। सदस्यों के अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ अध्यक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्टे प्राप्त किया, लेकिन बाद में कोर्ट के आदेश पर ही 2 साल के बाद उन्हें विदा होना पड़ा। हम बात कर रहे हैं 37 साल पुराने राजनीतिक घटनाक्रम की। वर्ष 1988 में जब पहली बार जनता के वोटों से नरेंद्र लाल शाह ठुलगरिया बागेश्वर के नगर पालिका अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के उपरांत ही उन्होंने सदन को विश्वास में लिए बिना ही फैसले लेना शुरू कर दिया, जो कि नगर पालिका के सभासदों को नागवार गुजरा। सदस्यों ने कई बार पालिका अध्यक्ष नरेंद्र लाल शाह ठुलगरिया से वार्ता करते हुए सदन को विश्वास में लिए जाने की मांग की, लेकिन वह नहीं माने तथा एक के बाद एक फैसले मनमाने तरीके से लेते रहे। लगभग 1.5 साल के बाद पालिका के सभी सदस्यों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उन्हें पद से हटाने की संस्तुति की, लेकिन तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र लाल शाह ठुलगरिया ने अविश्वास प्रस्ताव को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उन्हें हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली तथा उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। उसके बाद उनके बचे हुए कार्यकाल को हेमचंद्र जोशी ने अध्यक्ष के तौर पर पूरा किया। वह लगभग 2 साल तक अध्यक्ष के पद पर काबिज रहे। लगभग 37 साल पुराना यह राजनीतिक घटनाक्रम पूरे बागेश्वर के साथ साथ तत्कालीन उत्तर प्रदेश में भी चर्चा का विषय था। बागेश्वर जैसी छोटी नगर पालिका में ऐसी राजनीतिक सक्रियता अन्य जगहों पर देखने को शायद ही मिलती थी। उस बोर्ड के सदस्य भुवन कांडपाल ने इस संबंध में विस्तार से हमें जानकारी दी। नमस्कार, लोकल न्यूज़ 31 में आपका स्वागत है। मैं सुरेश पांडे और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे हम पुराने जो नगर पालिका के जो सदस्य रह चुके हैं और नगर पालिका का जो कार्यकाल था उस वक्त का 1988 से लगभग 93 या 94 तक आप वहाँ के सदस्य रहे हैं। तत्कालीन जो नगर पालिका अध्यक्ष हुआ करते थे नरेंद्र लाल शाह ठुलगरिया, तो उनका कुछ विवाद सदस्यों से था। सदस्य नो कॉन्फिडेंस से एक मोशन लेके वहाँ पर आए थे सदन में। उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था। क्या वजह थी, क्या कारण थे, क्यों उनको इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद की स्थितियाँ क्या रहीं, तो मैं उनसे पूछूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं तत्कालीन नगर पालिका सदस्य भुवन कांडपाल जी। कांडपाल जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद पांडे जी। जी सर, थोड़ा सा हमें दर्शकों को बता दीजिए कि 1988 में 1988 में क्या ऐसा वाकया था, क्या ऐसा प्रकरण था कि आप सदस्य थे उस वक्त, तो अध्यक्ष को क्यों इस्तीफा देना पड़ा था? एक्चुअली बहुत लंबे अंतराल के बाद म्यूनिसिपल एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में लगभग 17 वर्षों के बाद चुनाव हुए, तो तब ऐसी कोई स्पष्ट नीतियां या नियम नहीं थे कि जिसे हर 5 साल में चुनाव हो करके। बहुत लंबा एक अरसा रहा। उसके बाद चुनाव हुए 1988 में। मैं बागेश्वर नगर पालिका में 2000 वार्ड से निर्विरोध सभासद तब बना था। और जहाँ तक नरेंद्र लाल शाह जी तत्कालीन जो अध्यक्ष थे, उनसे मतभेद वाली जो बात है, उसमें कारण कोई नहीं थे। बहुत स्पष्टवादी आदमी थे नरेंद्र लाल शाह जी। कोई ऐसा भ्रष्टाचार का भी उनके ऊपर कोई ऐसी कोई तोहमत नहीं थी, कोई आरोप नहीं था। सिर्फ उनका अड़ियल रवैया, वो मेंबरों को विश्वास में लेकर नहीं चलते थे और मतलब एक ईगो हर्ट वाली बात रहती थी। तो उसमें हम लोग 10 मेंबर हुआ करते थे, तो 10 के 10 लोगों ने उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस इलाहाबाद हाई कोर्ट में शूट किया और लगभग 2 साल तक मामला वहाँ पर चला। नरेंद्र लाल शाह जी स्टे के आधार पर कायम रहे। उसके बाद कोर्ट के ही आदेश पर उनकी बर्खास्तगी हो गई थी। जी, तो उसके बाद क्या ऐसी स्थिति रही कि फिर कौन वहाँ पर अध्यक्ष बने, कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर? फिर क्या वो स्थितियाँ बदली या क्या रहा उसके बाद? ये तो एक राजनीतिक फंडा है आज के दौर में, जिसकी लाठी उसका भैंस। तो उत्तर प्रदेश में आपके भाजपा की सरकार आ गई थी, सांसद भी जीवन शर्मा उस टाइम होते थे। तो वरिष्ठता के आधार पर तो नहीं कहूँगा, क्योंकि सभी लोग पहली बार मेंबर बन के आए थे। 17 साल का जो अंतराल होता है उसमें। तो हमारे हेम जोशी जी एक्टिव चेयरमैन रहे और वो बोर्ड का जब कार्यकाल सुपरसीड होने तक हेम जोशी ही हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। और तब ऐसा कोई बजट भी आवंटन नहीं होता था, कोई ज़्यादा ऐसा कोई पब्लिकली विकास कार्यों के लिए ऐसा कोई पैसे का आवंटन नहीं होता था। 20,000 रुपये से 50,000 के बीच में हमने उत्तरायणी की उस दौर में। और
बहुत ज़्यादा हो गया, 2 लाख 2.5 लाख रुपए आ गया, वो भी हमारे अपने व्यक्तिगत सोर्स अगर सचिवालय में हुए तो उस हिसाब से यहाँ पर काम हुआ। अदरवाइज विकास कार्य के मामले में तब बहुत एक लो कैटेगरी की नगर पालिका मानी गई है बागेश्वर। तो आज तो अच्छा धन आवंटन हो रहा है और लोगों की आकांक्षा अनुसार काम हो रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत बेहतर दौर है अब पहले की अपेक्षा, और लोगों की जो भावनाएं हैं, जिस लोकतंत्र में एक आधार होता है विकास कार्य का, एक शगुफा जो है आज के दौर में, तो वो फलवती होंगे, वो उनको मतलब एक निश्चित मुकाम मिलना चाहिए। अच्छा सर, ये भी बता दीजिए थोड़ा सा कि उस वक्त जो 1988 का जो चुनाव था, क्या वो पहला ऐसा चुनाव था कि जो सीधे पब्लिक के द्वारा जो अध्यक्ष चुना गया? उससे पहले तो शायद मेंबर चुनते थे या इस तरह की कुछ प्रक्रिया थी? ना, इसमें समय समय पर बदलाव आए हैं। एक्चुअली पहले दिनों में अधिशासी अधिकारी भी मेंबरों से ही होता था। अच्छा। आज तो ये आपका सेंट्रलाइज पोस्ट के हिसाब से अधिशासी अधिकारी अलॉट कर दिए हैं। अदरवाइज उस टाइम में कैटेगरियाँ थी नगर पालिकाओं की, ABCD, तो बागेश्वर D कैटेगरी की नगर पालिका कहलाती। पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते इसको नगर पालिका का स्वरूप मिला। अदरवाइज इससे पहले टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया ही थी, क्योंकि इसमें जो मानक होते हैं वो जनसंख्या के हिसाब से होते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से। तब चेयरमैन जो था हमारे दौर में भी फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक से चुना गया। उससे पहले एक समय ऐसा भी था जब मेंबरों पर ही अध्यक्ष चुना जाता था। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को जो तमाम जानकारियाँ दी, और उम्मीद है कि हमारे दर्शक इससे लाभान्वित होंगे। पुरानी चीज़ों को इस तरह से दिखाने का हमारा एक जो सिलसिला चल रहा है, हम चाह रहे हैं कि इस तरह की जो राजनीतिक, सामाजिक और जो ऐसी आपराधिक कुछ घटनाएं घटित हुई हैं ज़िले में, तो उनको इस सिलसिलेवार हम दिखाना चाह रहे हैं। तो आपसे हमारे साथ भुवन कांडपाल जी, जो बता रहे हैं कि उस दौर में क्या होता था तब राजनीतिक नगर पालिका में, वर्तमान दौर के साथ उन्होंने तुलना की। लोकल न्यूज़ 31 के लिए मैं सुरेश पांडे।